नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके से संबंधित जो हमारा एमसीक्यूज है उनको हम यहाँ पर करेंगे। मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया? जयपुर, भीलवाड़ा, बारां और उदयपुर। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जाता है? राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1964 में यहाँ पर भीलवाड़ा बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। राज्य में कहा आयोडाइज नमक के कारखाने लगाए गए हैं? राज्य में वह कौन सा स्थान है जहाँ पर आयोडाइज नमक के कारखाने लगाए गए हैं? डीडवाना कछोवा, पचपदरा डीडवाना, सांबर व आमेर, लूणकरणसर पचपदरा। किस जगह पर आयोडाइज नमक के कारखाने लगाए गए हैं इनमें से? राजस्थान में वह कौन सा स्थान है? आयोडाइज नमक के कारखानों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह पचपदरा व डीडवाना होगा। बी या 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? लूणकरणसर, डीडवाना, सांभर लेक और फलोदी। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह डीडवाना में स्थित है। डी हमारा सही आंसर होगा, डीडवाना। पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया है। तो पावरलूम उद्योग में पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट जो है इनमें से किस जगह पर स्थापित किया गया है? पाली में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में व बालोतरा में। पावरलूम उद्योग में पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट जो है स्थापित किया गया है। पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो हमारे राजस्थान में कौन सा इनमें से सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, ये आपको बताना है। होटन, मोडक, ब्यावर व गुलाबपुरा। तो इनमें से कौन सा हमारा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीमेंट उद्योग का केंद्र जो है यहाँ पर गुलाबपुरा नहीं है, और गुलाबपुरा जो है भीलवाड़ा में आता है आपके। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले, हमारे राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो सीमेंट उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं अपना? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही व उदयपुर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक व भीलवाड़ा। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के प्रमुख जिले कौन-कौन से हैं? तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के प्रमुख जिलों की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही व उदयपुर। 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, 1 या 1।
टेलीग्राम चैनल की अगर मैं बात करूँ तो विवेक वैष्णव आरपीएससी अनअकैडमी जो है आपका टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर ले, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ और नोट्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएँगे। साथ ही क्लासेस जब होती है उसके लिंक जो है हमको मिल जाएँगे, आप लोगों को मिल जाएँगे। साथ ही लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम भी एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज़रूर जॉइन कीजिए। रेगुलर क्लासेस की बात करें तो रात्रि 9 बजे और सुबह मॉर्निंग में 7:15 पर जो है आपकी अभी रेगुलर क्लास अवेलेबल हो रही है। इन क्लासेस से जुड़ने के लिए और अनअकैडमी के प्लस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। अपने आप को रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप राजस्थान एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना गोल आरपीएससी सेलेक्ट करेंगे। अनअकैडमी ने किस प्रकार से स्टूडेंट्स को हेल्प करी है, आप यहाँ पर उनके टेस्टिमोनियल्स जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर के बारे में। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं राजस्थान का आरपीएससी का, राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी को आपका अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। तो 24 महीने का जो है हमारा सब्सक्रिप्शन है, 3 महीने फ्री है, मतलब कि 27 महीने जो है उसकी वैलिडिटी आपको रहेगी। और जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते अनअकैडमी उनके लिए प्रोवाइड करवाती है हर संडे को सुबह 10 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट। फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप है, सेकंड व थर्ड रैंकर को 50% और 4 से 25 रैंकर को 25% स्कॉलरशिप यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइड करवाती है। कुछ टेस्ट सीरीज हैं जो ग्रामीण विकास अधिकारी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड के लिए भी टेस्ट सीरीज है। बेनिफिट्स आपको क्या मिलता है प्लस कोर्स से जुड़ते हैं तो कंप्लीट सिलेबस है, यहाँ पर लाइव क्लासेज आपको मिलती है रेगुलर, अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पर मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। साथ ही कंप्लीट सिलेबस का जो है आपको कवरेज करवाया जाता है। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिलती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर अवेलेबल है स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में, आंसर राइटिंग के सेशन और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर आरएस मेंस के लिए, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए इनको, न्यू बैच कोर्सेज है हमारे लिए। और ये सारे के सारे जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरएस मेंस की तैयारी करने वालों के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल जो है आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं, और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं इन सभी का एक्सेस जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वह हमारा 7,000 रुपये का है और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 8,400। उसमें भी अगर आप रेफरल कोड 10VV का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट। तो 1 साल का कोर्स जो है 6300 रुपये का और 2 साल का कोर्स जो है 7560 रुपये में आपको कोर्स अवेलेबल है। तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको ये 24 महीने के सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी जो है 27 महीने तक। यूपी एमपी बिहार व राजस्थान इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन आप 10VV मेरे रेफरल कोड के साथ में 10% डिस्काउंट के साथ में 1130 रुपये प्रति माह में कर सकते हैं। सीमेंट उद्योग और उससे संबंधित नगरीय क्षेत्र को जो है यहाँ पर सुमेलित करना है। बिरला व्हाइट, जयपुर उद्योग, जेके व्हाइट और जेके सीमेंट। सीमेंट उद्योग को नगरीय क्षेत्र के साथ में सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सारे सारे सुमेलित ही है, सभी के सामने सही लिखे हुए हैं। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिरला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, तो इनमें से कौन सी जगह पर बिरला सीमेंट वर्क्स जो है अवस्थित है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी व निम्बाहेड़ा। बिरला सीमेंट वर्क्स जो है इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? बिरला सीमेंट वर्क्स की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, बिरला सीमेंट वर्क्स जो है चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण, तो इनमें से कौन सा कारण है जो राजस्थान में
सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का है? बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता और प्रशिक्षित श्रमिक। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है यहाँ पर? कच्चे माल की उपलब्धता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल, कृष्णा मिल, ब्यावर की स्थापना कौन से सन में की गई? पहली कपड़ा मिल की स्थापना हमारे राजस्थान में कौन से सन में की जाती है? 1906 में, 1925 में, 1938 में और 1889 में। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल ये आप लोगों को पता चल गई कहाँ पर है? कृष्णा मिल है। और कृष्णा मिल कहाँ पर है? ब्यावर में। कब की जाती है? 1889 में। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ। इनमें से वे कौन सा स्थान है हमारे राजस्थान में जो पहला वस्त्र उद्योग जो है स्थापित होता है? हाँ, श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर व ब्यावर। राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित होता है? तो ये अभी हमने बात करी थी कृष्णा मिल, ब्यावर में 1889 में। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के कौन से जिले से प्राप्त होता है? राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जहां से सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल हमको मिलता है? श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, भीलवाड़ा व अजमेर, कोटा व झालावाड़, टोंक व बूंदी। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल हमको राजस्थान के कौन से जिलों में मिलता है? ये हमको मिलता है श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के काल में इनमें से सबसे कम वर्षा किस जगह पर होती है? कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई और दिल्ली। सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के परिणाम स्वरूप चेन्नई में होती है। ये हमारा सही आंसर होगा। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है का कारण उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है यहाँ पर सही उत्तर है? कौन सा विकल्प जो है सही है? भारत मूलतः एक मानसूनी देश है और उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। यहाँ पर दोनों ही सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। बिल्कुल ए सही आंसर है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तमिलनाडु में हमारे शीतकालीन जो वर्षा होती है वो उनमें से कौन सा कारण है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा जो है अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो लौटते हुए मानसून के कारणों से होती है। और लौटता हुआ मानसून जो है हमारा कौन सा मानसून होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून।
यहाँ पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। दूसरा, भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है। इन उपयुक्त जो है स्टेटमेंट जो दिए गए हैं यहाँ पर, कथन और कारण, इनमें से कौन सा सही है? सही विकल्प को चुनना है आपको यहाँ पर। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या जो है यहाँ पर नहीं है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ITCZ जो है 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण के बीच में जो हमारा क्षेत्र है, को हम ITCZ के नाम से जानते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्ण कटिबंधीय अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। वही 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में जो हमको मिलते हैं यहाँ पर हॉर्स लैटिट्यूड मिलते हैं, अश्व अक्षांश मिलते हैं। और 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के मध्य हमको उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश में जो है पोलर फ्रंट, मतलब कि ध्रुवीय वृत्ताग्र के जो है अक्षांश मिलते हैं। ये जरूर ध्यान रखिए आप। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत का वह कौन सा भाग है जहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो यहाँ पर भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मिलता है? दैनिक तापांतर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलता है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है यहाँ पर अरबी भाषा के शब्द मौसिम से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवनों का ऋतुओं के अनुसार उलट जाना। ठीक है, पवनों का ऋतुओं के अनुसार उलट जाना, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अरबी भाषा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सर्वप्रथम होता है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो इनमें से केरल राज्य जो है हमारा, यहाँ पर मानसून का आगमन सर्वप्रथम होता है। डी सही आंसर होगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है इनमें से कौन सी है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के सामान्य दिशा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इनमें से सबसे सूखा स्थान कौन सा है?
तो इनमें से सबसे सूखे स्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे सूखा स्थान जो है इनमें से लेह है हमारा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लेह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसके बारे में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। क्या होगा यहाँ पर सही, ये आपको बताना है। दक्षिणी भारत में उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है। एक और दो जो है हमारा सही आंसर होगा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो उत्तर पूर्वी मानसून मतलब कि लौटता हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑप्शन में आ सकता है या फिर जगह का नाम आ जाएगा तो चेन्नई, आप ध्यान रखिए तमिलनाडु के राज्य जगहों के। साथ ही अगर हम बात करें तो कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी जो है हमारे भारत के कौन से राज्य में है? असम, मणिपुर, मेघालय व मिजोरम। तो चेरापूंजी हम अगर हम बात करें, चेरापूंजी व मासिनराम। चेरापूंजी व मासिनराम जो हमको मिलता है वह मेघालय में है। ये हमारा सही आंसर होगा। कीट बक्सी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है। कीट बक्सी पौधे जिस मृदा में मिलते हैं उसमें किसकी कमी होती है? कीट पक्षी पौधे जिसमें मिलते हैं उसमें हमको कमी मिलती है नाइट्रोजन की। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, नाइट्रोजन। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर लेटराइट मृदा के बारे में स्टेटमेंट कौन सा सही है ये आपको बताना है। ये साधारणतः लाल रंग की होती है। ये नाइट्रोजन व पोटास से संबंध होती है और उनका राजस्थान व उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। और ये मिट्टियों में टेपियोका व काजू की खेती की मतलब कि काजू की उपज होती है। कौन सा सही स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 व 4 स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लेटराइट मृदा जो है अधिकांश उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ये हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, किसकी सर्वाधिक कमी होती है हमारे भारतीय मृदाओं में? तो भारतीय मृदाओं में यहाँ पर जस्ते की कमी होती है।
डी सही आंसर होगा, जस्ता। चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? चंबल नदी में जो है यहाँ पर खो खड्डों का जो निर्माण होता है, इनमें से किस प्रारूप के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अवनली का अपरदन, बिल्कुल डी आप सही आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है? तो वह कौन सी मृदा है जिसमें जल धारण करने की क्षमता जो है हमारी सबसे कम होती है? तो यहाँ पर वह कौन सी मिट्टी है जिसमें जल धारण करने की क्षमता जो है सबसे कम होती है? तो सबसे कम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी होती है, उसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करना है और इनमें से कौन सी तकनीक जो है उपयुक्त समझी जाती है, उसका आंसर देना है। सी में यहाँ पर हो जाएगा केवल 1, 3 व 4 जो है आपका। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो केवल 1, 3 व 4 जो है बिल्कुल डी आपका ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे व किन से संबंधित है? मृदा अपक्षय की समस्या जो है हमारे भारत में किससे व किन से संबंधित है? तो मृदा अपक्षय की समस्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये केवल 2 डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का उपयोग कहाँ के लिए होता है? भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का उपयोग कहाँ के लिए होता है? ये ए है ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का उपयोग जो है यहाँ पर इनमें से किसी के लिए नहीं। भू संरक्षण की परिरेखा विधि का उपयोग जो है यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हम बात कर चुके हैं, वनोन्मूलन से संबंधित है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी के रंग का प्रमुख कारण क्या है? मिट्टी के लाल होने का प्रमुख कारण जो है इनमें से कौन सा है, ये बताना आपको। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए देखेंगे कि अब लाल मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी का होने का प्रमुख कारण क्या है यहाँ पर? फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता देती है?
तो कृषि में जल संरक्षण में सहायता देने वाली विधि की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो 1 और 3 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भूमि की कम व शून्य जुताई और साथ ही जो है फसल के अवशेष जो है खेत में ही रहने देना। हरियाली योजना का संबंध जो है इनमें से किससे है? हरियाली योजना का संबंध जो है यहाँ पर किससे है? तो हरियाली योजना के संबंध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जल प्रबंधन से है। सी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है? नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक कौन से राज्य में है? नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र जो है हमारे यूपी में है, भारत के। परियोजना और उससे संबंधित मंत्रालय को आपको बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कोई भी सुमेलित नहीं है, कोई भी सुमेलित नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सूखा प्रणव की अगर हम यहाँ पर बात करें, सूखा प्रणव और मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पर्यावरण, सूखा प्रणव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा जो है पर्यावरण के अंतर्गत है। और मरुस्थल की अगर हम यहाँ पर बात करें, मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है हमारा यहाँ पर, ये हमारा कृषि के अंतर्गत है। ठीक है। और वर्षा पूर्ति की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये हमारा जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, पर्यावरण व वन मंत्रालय के अंतर्गत। हरित खेती में सन्निहित है, मतलब हरित खेती में क्या शामिल है ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, ये डी। देखिए ये सी आपका। हरित खेती में कौन सी चीजें सन्निहित है? तो हरित खेती में सन्निहित की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैविक कृषि व बागवानी पर जोर और रासायनिक उर्वरकों से बचाव। गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है, इसका है गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत। तो गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का एक प्रचुर स्रोत है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या। तो हमारे भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की कुल संख्या कितनी है? तो वह 20 है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। पशुओं, विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक जो है कौन सा है? ये आपको बताना है। पशुओं, विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक जो है यहाँ पर एजोला।
भारत का एक क्षेत्र है जहाँ की विशेषता है उष्ण व आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर से ऊपर जो है वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढलान और 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक तापमान। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से हमको कौन सी फसल मिलती है, ये आपको बताना है। देखते हैं यहाँ पर कितने सही आंसर दे पाते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? बिल्कुल यहाँ पर सी, काली मिर्च के बारे में बात हो रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन पे आपको बताना है क्या है। ये सी जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो केवल 2 स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? नीम आलेपित यूरिया को प्रोत्साहित करने का प्रमुख कारण क्या है? एबीसीडी ए, ये बी है यहाँ पर, ई और डी। तो भारत सरकार यहाँ पर नीम आलेपित यूरिया को क्यों प्रोत्साहित करती है, उसका प्रमुख कारण क्या है? ये यूरिया मृदा में जो है यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है कहाँ पर उच्चतम है, ये आपको बताना है। तो एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनों में हमको अधिक मिलती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में मिलता है? सबसे अधिक क्षेत्रों में हमको कौन से वन मिलते हैं? तो सबसे वृहद वृहद क्षेत्रों में हमको जो वन मिलते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अधिकतर क्षेत्रों में हमको यहाँ पर कौन सा मिलता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो हमको यहाँ पर मिलते हैं। बिल्कुल सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये आपको बताना है कौन से कहाँ पर मिलते हैं। तो कौन सा वन कहाँ पर मिलता है, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4, 2, 1, 3। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वन जो है हमको यहाँ पर 4, 2, 1, 3 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो साइलेंट वैली, शंकुधारी वन, हिमाचल प्रदेश में 2 नंबर ऑप्शन। कच्छ वनस्पति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुंदरबन, और पतझड़ वनस्पति की अगर हम बात करें तो हमारा राज्य राजस्थान।
यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं, तो यहाँ पर इनमें से कौन से पादप की संभावनाएँ आपको मिलेगी? तो यहाँ पर हिमालय से होकर यात्रा करने पर आपको यहाँ पर इन इनमें से 1 और 2 जो है हमारा यहाँ पर शीशम व बरूस की जो है संभावना मिलेगी। ड्रिप सिंचाई पद्धति में किसका प्रयोग होता है? ड्रिप सिंचाई पद्धति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 और 3 जो हमारा सही आंसर होगा। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में हमको यहाँ पर सही आंसर देना है। तो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में जो है हमको यहाँ पर आंसर देना है, तो यहाँ पर 1 और 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है 2 स्टेटमेंट दिए गए रखे हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन तालाब और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की यहाँ पर सही आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों सही है और व्याख्या भी यहाँ पर सही करता है ये। कौन-सा युग्म जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है आपको। तो सुमेलित नहीं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तवा प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना उससे संबंधित नदी है, उनको सुमेलित करना है। बहुउद्देशीय परियोजना उससे संबंधित नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर सी हमारा सही आंसर होगा 4, 1, 3, 2। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? इनमें से वे कौन सी नदी है जिस पर अलमट्टी बांध है? अलमट्टी बांध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कृष्णा नदी पर है। डी हमारा सही आंसर होगा। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, ये आपको बताना है।
कल्पोंग जल विद्युत परियोजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। कौन सी जगह है जहां पर मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है? तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गुजरात में है। तो कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। धान की खेती के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत की तुलना में अधिक है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती की तुलना में अधिक है। और गन्ने की खेती का क्षेत्र जो है निरंतर घटा है। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है सही है। कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुवाई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? तो कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई के अनुपात को हम किस नाम से जानते हैं? ये शस्य सघनता के नाम से जानते हैं। काली क्रांति संबंधित है। तो इससे इनमें से किससे संबंधित रही हमारी काली क्रांति? ये सरसों से संबंधित है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न है हमारा, 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना जो है इनमें से किसके द्वारा की गई? अजयराज, अजयपाल, आनाजी और पृथ्वीराज चौहान। 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है। 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये अजयराज के द्वारा जो है यहाँ पर 1113 ईस्वी में की गई। 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। औरंगजेब के द्वारा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कहाँ जीता गया? तो औरंगजेब के द्वारा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध जो है इनमें से किस जगह पर जीता जाता है? धर्मत मध्य प्रदेश, खानवा भरतपुर, बयाना भरतपुर और दोराई अजमेर। औरंगजेब के द्वारा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कहाँ लड़ा गया, कहाँ जीता गया, सॉरी। वो एक ही बात है, लड़ा गया, जीता गया। तो यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध जो है दोराई अजमेर में जीता गया। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, डी। 14वीं शताब्दी में निर्मित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है, जहाँ विधिवत पूजा अर्चना की जाती है? 14वीं शताब्दी में निर्मित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर इनमें से वे कौन सी जगह है वहां पर स्थित है जहाँ एक विधिवत पूजा अर्चना करते हैं? ऑप्शन से हमारे सामने पुष्कर अजमेर, आमेर जयपुर, नीमराणा अलवर और सांबर जयपुर।
तो ये कहाँ पर मंदिर है? ये मंदिर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये मंदिर हमको मिलता है पुष्कर अजमेर में। और स्वागत है आपका भी क्लास में, जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं। जय हो, भगवान का नाम है। तो पुष्कर अजमेर ब्रह्मा जी का मंदिर जो है आपको यहाँ पर कहाँ अवेलेबल मिलता है? पुष्कर अजमेर में। पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सावित्री के मंदिर में मेला कब पड़ता है? अब आपको ये तो पता चल गया पुष्कर में जो रत्नागिरी पर्वत है, वहां पर कौन सी स्थित है? ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सावित्री का मंदिर है। और उस पर मेला कब पड़ता है ये पूछा जा रहा है। वैशाख पूर्णिमा पर, वैशाख पंचमी पर, श्रावण तृतीया पर और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर। पुष्कर में रत्नागिरी मंदिर पर स्थित ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सावित्री का मेला कब पड़ता है? तो इस मेले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, 4 नंबर ऑप्शन या डी जो आंसर दे रहे हैं हमारे, वे सही आंसर दे रहे हैं, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अजमेर जिले में स्थित है? तो इनमें से वे कौन सा स्थल है जो अजमेर जिले में स्थित है? तो अजमेर जिले में स्थित स्थित की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अजमेर जिले में यहाँ पर कौन सा स्थित है? यहाँ पर उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। अजमेर में ही हमको यहाँ पर फूल सागर झील, वीर तालाब, हैप्पी वैली और शौर्य उद्यान जो है हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? तो इनमें से कौन है जिसके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया जाता है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा इनमें से किसके द्वारा बनवाया जाता है? बिल्कुल सी जो आपसे यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया जाता है। और उसकी अगर हम बात करें तो वो मूलतः संस्कृत पाठशाला थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अजमेर की फौज सागर झील का निर्माण कब हुआ? तो इनमें से वे कौन सा सन है जब अजमेर की फौज सागर झील का निर्माण होता है? 1627 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1891-92 में और 1900 ईस्वी में। तो अजमेर में फौज सागर झील का निर्माण यहाँ पर कब होता है? तो यहाँ पर 1891-92 में। और फौज सागर झील की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फौज सागर झील में बांडी नदी से पानी आता है। जरूर ध्यान रखिएगा, काफी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अजमेर में फौज सागर झील में किस नदी से पानी आता है? तो बांडी नदी से पानी आता है। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर अब्दुल्ला खां का मकबरा स्थित है? कोटा में, पुष्कर में, अजमेर में व अलवर में। अब्दुल्ला खां का मकबरा इनमें से किस जगह पर स्थित है? ये आप लोगों को बताना है। अब्दुल्ला खां का मकबरा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमको बिल्कुल अजमेर में, सी ऑप्शन या 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। इसकी पीडीएफ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको टेलीग्राम चैनल विवेक वैष्णव
RPSC अंडरस्कोर अन अकेडमी, इस पर अवेलेबल हो जाएगी। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा अजमेर। टुकड़ा का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फुलेरा, पुष्कर, किशनगढ़ और पांडुपौल। तो टुकड़ा का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो टुकड़ा का मकबरा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टुकड़ा का मकबरा जो है यहाँ पर किशनगढ़, और किशनगढ़ की अगर हम बात करें तो वह अजमेर। पंचकुंड जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे, कहाँ पर स्थित है? सीधा सा ये प्रश्न है, पंचकुंड कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। पुष्कर में, दौसा में, भरतपुर में व सवाई माधोपुर में। पंचकुंड जहाँ पांडव अज्ञातवास में रहे थे, कहाँ पर स्थित है? पंचकुंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पंचकुंड हमारा यहाँ पर इस पुष्कर में स्थित है, एक नंबर बिल्कुल। और पंचकुंड के अलावा जो है यहाँ पर कृष्ण अभ्यारण्य, पंचकुंड जो है यहाँ पर दूसरा नाम जो है, अगर हम बात करें तो कृष्ण अभ्यारण्य। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कृष्ण अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये जो है आपका पुष्कर अजमेर में। और इसका अन्य नाम जो है सुधाबाई भी है। एक नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आमेर के महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहाँ पर स्थित है? तो इनमें से मान महल जो है कहाँ पर स्थित है? पुष्कर, किशनगढ़, नाथद्वारा और सांभर। तो आमेर के महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल, मान महल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक नंबर ऑप्शन मान महल जो है हमको यहाँ पर पुष्कर झील के तट पर। 1464 ईस्वी में ख्वाजा साहब की पक्की मजार व उस पर गुम्बद जो है किसके द्वारा बनाया गया, ये आपको बताना है। महमूद खिलजी, गयासुद्दीन, हसन शाह गौरी और मीर उस्मान। 1664 ईस्वी में ख्वाजा साहब की पक्की मजार व उस पर गुम्बद किसके द्वारा बनवाया गया? तो 1664 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये ख्वाजा साहब की पक्की मजार व उस पर गुम्बद जो है यहाँ पर गयासुद्दीन के द्वारा बनवाया जाता है। बी हमारा सही आंसर होगा। अजमेर की ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देग किसने भेंट की थी? अजमेर के ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देग हुमायूं, अकबर, जहांगीर व शाहजहां। तो अजमेर के ख्वाजा की बड़ी देग जो है इनमें से कौन भेंट करता है? तो बड़ी देग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बड़ी देग जो है यहाँ पर अकबर भेंट करता है। और छोटी देग की अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो छोटी देग जो है यहाँ पर जहांगीर भेंट करता है। ठीक है, बड़ी देग जो है अकबर द्वारा और छोटी देग जो है यहाँ पर जहांगीर द्वारा। 1638 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया?
तो शाहजहानी मस्जिद का निर्माण जो है यहाँ पर 1638 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? औरंगजेब के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा, अकबर के द्वारा व जहांगीर के द्वारा। तो 1638 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजहानी मस्जिद का निर्माण, नाम से पता चलता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजहानी मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा। नया नगर या ब्यावर नया नगर या ब्यावर जो है यहाँ पर किसके द्वारा बसाया गया? राजा बसीमल, राव माधो सिंह, राजा अजयपाल और कर्नल डिक्सन। नया नगर या ब्यावर जो है यहाँ पर किसके द्वारा बसवाया गया? तो ब्यावर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ब्यावर जो है यहाँ पर कर्नल डिक्सन के द्वारा, 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, कर्नल डिक्सन द्वारा बसवाया गया। अजमेर में स्थित निम्नलिखित में से किस स्थल का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ? तो अजमेर में जो स्थित है और इनमें से वह कौन सा स्थान है जिसका निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात होता है? पृथ्वीराज स्मारक, मेयो कॉलेज, तारागढ़ और सोनी जी की नसिया। तो अजमेर में स्थित निम्नलिखित में से किस स्थल का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है? तो स्वतंत्रता के पश्चात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पृथ्वीराज का स्मारक, सम्राट पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक 13 जनवरी 1996 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, तो 1 नंबर आंसर हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा और तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित है ये स्मारक। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। बुद्ध की 2500वीं जयंती पर सन 1976 में स्थापित अशोक विहार किस जिले में है? 1976 में स्थापित अशोक विहार जो है यहाँ पर कौन से जिले में है? अजमेर, अलवर, जयपुर और झालावाड़। तो यहाँ पर 2500वीं जयंती पर 1976 में स्थापित अशोक विहार की अगर हम बात करें तो अशोक विहार जो है यहाँ पर अजमेर में है। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर। अशोक विहार जो है यहाँ पर थाईलैंड, ताइवान की बौद्ध संस्थाओं के सहयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अशोक विहार का जो स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो यहाँ पर थाईलैंड की सहायता से। तो आज की क्लास में जो है हमारे इतने ही प्रश्नों को करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम और प्रश्नों को करेंगे। स्पेशल क्लासेज को अटेंड करने के लिए आप रेफरल कोड 10VV का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको 10% डिस्काउंट अवेलेबल होगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस, इससे आपको रेगुलर क्लासेज अवेलेबल होती रहे। और 10 वीवी का इस्तेमाल आप फ्री स्पेशल क्लासेज के लिए भी कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए आप 10 वीवी रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।